पार्टीशन ऑफ बंगाल भारतीय इतिहास की उन घटनाओं में से एक है जिसने औपनिवेशिक शासन के चरित्र, भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। ये घटना केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरे राजनीतिक उद्देश्य और दूरगामी परिणाम छिपे हुए थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के भारत के राजनीतिक वातावरण को देखना होगा। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में ब्रिटिश शासन भारत पर पूरी तरह स्थापित हो चुका था। अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक नियंत्रण और सैन्य शक्ति के माध्यम से पूरे उपमहाद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन इसी समय भारत में एक नई राजनीतिक चेतना भी जन्म ले रही थी। शिक्षित भारतीयों के बीच राष्ट्रीयता की भावना धीरे धीरे विकसित हो रही थी और वे ब्रिटिश शासन की नीतियों पर सवाल उठाने लगे थे। बंगाल उस समय भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रांतों में से एक था। ये केवल भौगोलिक रूप से बड़ा क्षेत्र नहीं था, बल्कि ये सांस्कृतिक, बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र भी था। कोलकाता उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और यहाँ से प्रशासनिक निर्णय पूरे देश को प्रभावित करते थे। बंगाल के शिक्षित वर्ग ने राष्ट्रीय चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी समय ब्रिटिश प्रशासन के सामने एक नई चुनौती उभर रही थी। भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी और लोग ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना करने लगे थे। अंग्रेजों को ये डर था कि यदि ये जागरूकता इसी तरह बढ़ती रही तो भविष्य में उनके शासन को गंभीर चुनौती मिल सकती है। यहीं से फूट डालो और राज करो की नीति अधिक स्पष्ट रूप से सामने आने लगी। ब्रिटिश शासन ने यह समझ लिया था कि यदि भारतीय समाज को एकजुट होने से रोका जाए तो उनके लिए शासन करना आसान होगा। इसलिए उन्होंने ऐसी नीतियां अपनानी शुरू की जो भारतीय समाज को विभिन्न समूहों में बांट सकें। इसी संदर्भ में बंगाल के विभाजन की योजना सामने आई। उस समय बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था और इसमें आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। ब्रिटिश प्रशासन का आधिकारिक तर्क ये था कि इतने बड़े प्रांत का प्रशासन चलाना कठिन हो रहा है और इसलिए इसे 2 भागों में विभाजित करना आवश्यक है। लेकिन इस निर्णय के पीछे केवल प्रशासनिक कारण नहीं थे। ब्रिटिश शासन ये भी समझता था कि बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन सबसे अधिक मजबूत हो रहा है। यदि इस क्षेत्र को विभाजित कर दिया जाए तो राजनीतिक एकता कमजोर हो सकती है और विरोध की शक्ति भी कम हो सकती है। इस योजना को लागू करने का निर्णय उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने लिया। कर्जन एक दृढ़ और आत्मविश्वासी प्रशासक थे और उन्हें विश्वास था कि ये निर्णय ब्रिटिश शासन के हित में होगा। उन्होंने 1905 में बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की घोषणा की। इस विभाजन के अनुसार बंगाल को 2 नए प्रांतों में बांटा गया, पूर्वी बंगाल और असम तथा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी भाग में मुस्लिम आबादी अधिक थी, जबकि पश्चिमी भाग में हिंदू आबादी अपेक्षाकृत अधिक थी। यही वो बिंदु था जिसने इस निर्णय को केवल प्रशासनिक बदलाव से अधिक राजनीतिक विवाद बना दिया। जब ये घोषणा हुई तो बंगाल के लोगों में गहरा असंतोष फैल गया। शिक्षित वर्ग, व्यापारी, विद्यार्थी और सामाजिक संगठनों ने इसे केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में देखा। उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। धीरे धीरे ये असंतोष एक बड़े आंदोलन में बदलने लगा। लोगों ने इस निर्णय के विरोध में सभाएं आयोजित की, लेख लिखे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। यही वो समय था जब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नया चरण शुरू हुआ। बंगाल विभाजन की ये कहानी केवल एक प्रशासनिक निर्णय की कहानी नहीं है। ये उस क्षण की कहानी है जब भारतीय समाज ने पहली बार व्यापक स्तर पर औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध दिखाया। आने वाले वर्षों में ये आंदोलन पूरे भारत में फैलने वाला था और स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा देने वाला था। 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को लागू किया गया तब इसका विरोध केवल राजनीतिक नेताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये धीरे धीरे एक व्यापक जन आंदोलन में बदल गया। बंगाल के शिक्षित वर्ग, विद्यार्थियों, व्यापारियों और सामान्य नागरिकों ने इसे अपनी पहचान और एकता के खिलाफ एक बड़ा खतरा माना। लोगों को ये महसूस होने लगा कि ब्रिटिश शासन केवल प्रशासनिक सुधार के नाम पर समाज को विभाजित करने की कोशिश कर रहा है। इस विरोध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था स्वदेशी आंदोलन का जन्म। स्वदेशी आंदोलन का मूल विचार था कि भारतीय लोग ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करें और अपने देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग करें। ये केवल आर्थिक कदम नहीं था बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन बन गया जिसने भारतीय समाज में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत किया। जब ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा की गई तो बंगाल के कई शहरों में बड़े बड़े जुलूस निकाले गए। लोग सार्वजनिक रूप से विदेशी कपड़ों और वस्तुओं को जलाने लगे। ये प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इसका संदेश बहुत स्पष्ट था। भारतीय समाज अब ब्रिटिश शासन की आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए तैयार हो रहा था। इस आंदोलन में विद्यार्थियों और युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। कई स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की।
ये केवल शिक्षा का प्रश्न नहीं था बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था। इस समय कई राष्ट्रीय नेताओं ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। विशेष रूप से बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने का प्रयास किया। इन नेताओं को अक्सर लाल बालपाल के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान की। स्वदेशी आंदोलन केवल राजनीतिक मंचों तक सीमित नहीं था, इसका प्रभाव समाज के सांस्कृतिक जीवन में भी दिखाई देने लगा। कलाकारों, लेखकों और कवियों ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए साहित्य और कला का उपयोग किया। गीत, नाटक और कविताएं लोगों को प्रेरित करने लगी और आंदोलन का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचने लगा। इस समय बंगाल के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उन्होंने रक्षाबंधन को भी एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लोग एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधकर एकता का संदेश देते थे। हालांकि आंदोलन का उद्देश्य समाज को एकजुट करना था, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने इसे अपने लिए गंभीर चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए कई कठोर कदम उठाए। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया और समाचार पत्रों पर भी नियंत्रण लगाया गया। इन दमनकारी नीतियों के बावजूद आंदोलन रुकने वाला नहीं था, बल्कि इससे लोगों में और अधिक आक्रोश उत्पन्न हुआ। धीरे धीरे बंगाल से शुरू हुआ ये आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा और राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण बन गया। इस समय भारतीय समाज में ये समझ विकसित होने लगी कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता का भी प्रश्न है। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को ये सिखाया कि यदि वे एकजुट होकर प्रयास करें तो ब्रिटिश शासन की नीतियों को चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार बंगाल विभाजन के विरोध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दी। ये वो समय था जब पहली बार बड़े पैमाने पर जनता राजनीतिक संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने लगी। 1905 के बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक बन गया। स्वदेशी आंदोलन ने लोगों को केवल आर्थिक बहिष्कार तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसने भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना को भी गहराई से मजबूत किया। ये वो समय था जब पहली बार बड़ी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय राजनीति से सीधे जुड़ने लगे। ब्रिटिश शासन के लिए ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। उन्होंने शुरू में यह अनुमान लगाया था कि बंगाल का विभाजन केवल एक प्रशासनिक निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन जब यह स्पष्ट हो गया कि यह निर्णय व्यापक विरोध का कारण बन गया है, तब ब्रिटिश प्रशासन ने आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए कई कठोर कदम उठाने शुरू किए। सभाओं और जुलूसों पर नियंत्रण लगाया गया, कई समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए गए और आंदोलन से जुड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। इस दमन के बावजूद आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, बल्कि इससे आंदोलन के भीतर नए विचार और रणनीतियां विकसित होने लगीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर दो प्रमुख धाराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगीं। एक समूह मानता था कि संघर्ष को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए, जबकि दूसरा समूह ये मानता था कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधिक कठोर और सक्रिय प्रतिरोध आवश्यक है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भी विचारों का मतभेद दिखाई देने लगा। एक ओर उदारवादी नेता थे जो संवाद और सुधार के माध्यम से परिवर्तन लाने में विश्वास करते थे, जबकि दूसरी ओर उग्रवादी नेता थे जो अधिक तीव्र और प्रत्यक्ष आंदोलन की आवश्यकता पर जोर देते थे। इस विचारधारात्मक अंतर ने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया और आगे चलकर कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का कारण बना। बंगाल में इस समय कई गुप्त क्रांतिकारी संगठनों का भी उदय होने लगा। कुछ युवाओं को यह महसूस होने लगा कि केवल आर्थिक बहिष्कार या सार्वजनिक विरोध से ब्रिटिश शासन को हटाना कठिन होगा। इसी कारण कुछ समूहों ने अधिक क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का प्रयास किया। इन संगठनों ने ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ गुप्त गतिविधियां शुरू की और स्वतंत्रता के लिए सशक्त संघर्ष की तैयारी करने लगे। हालांकि ये क्रांतिकारी गतिविधियां पूरे आंदोलन का मुख्य स्वरूप नहीं थीं, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश शासन को ये संकेत अवश्य दे दिया कि भारतीय समाज में असंतोष गहरा होता जा रहा है। ये असंतोष केवल बंगाल तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे भारत में फैलने लगा था। इस समय बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी एक नया परिवर्तन दिखाई देने लगा। साहित्य, कला और संगीत के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त किया जाने लगा। कवियों, लेखकों और कलाकारों ने स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव के विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की। इन रचनाओं ने लोगों के मन में आत्मविश्वास और प्रेरणा का संचार किया। इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव ये भी था कि भारतीय समाज में आर्थिक आत्मनिर्भरता की अवधारणा मजबूत होने लगी। लोग केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वे ये भी समझने लगे थे कि यदि देश आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करना कठिन होगा। इसीलिए स्वदेशी उद्योगों, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगा कि बंगाल विभाजन केवल एक प्रांतीय मुद्दा नहीं रहा, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। ये संघर्ष लोगों को ये सिखा रहा था कि एकजुट होकर संगठित
प्रयास किया जाए तो औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी जा सकती है। इन लगातार बढ़ते विरोध और राजनीतिक दबाव का प्रभाव ब्रिटिश प्रशासन पर भी पड़ने लगा। उन्हें ये समझ में आने लगा कि बंगाल का विभाजन अपेक्षा के विपरीत परिणाम दे रहा है। जिस नीति का उद्देश्य समाज को विभाजित करना था, वही नीति भारतीयों को एकजुट करने का कारण बनती जा रही थी। यही वो समय था जब ब्रिटिश शासन के भीतर भी ये विचार उभरने लगा कि शायद इस निर्णय पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। लेकिन इस निर्णय तक पहुंचने में अभी कुछ समय बाकी था और आंदोलन अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। 1905 में लागू हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रिटिश शासन के लिए एक प्रशासनिक निर्णय हो सकता था, लेकिन भारतीय समाज के लिए ये एक राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बन चुका था। लगभग 6 वर्षों तक चलने वाले विरोध, स्वदेशी आंदोलन और राजनीतिक दबाव ने अंततः ब्रिटिश सरकार को ये महसूस करा दिया कि ये निर्णय अपेक्षित परिणाम देने के बजाय उनके शासन के लिए नई समस्याएं पैदा कर रहा था। स्वदेशी आंदोलन और जन विरोध के कारण बंगाल में राजनीतिक चेतना अत्यंत तेजी से बढ़ रही थी। लोग केवल विभाजन का विरोध ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वे औपनिवेशिक शासन की पूरी व्यवस्था पर प्रश्न उठाने लगे थे। इस आंदोलन ने भारतीय समाज में एक नई एकता और आत्मविश्वास पैदा कर दिया था। यही कारण था कि ब्रिटिश प्रशासन के भीतर यह विचार बनने लगा कि यदि इस स्थिति को नहीं बदला गया तो भविष्य में और अधिक व्यापक विरोध उत्पन्न हो सकता है। अंततः 1911 में ब्रिटिश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज V की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में आयोजित एक बड़े दरबार में ये घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन समाप्त किया जाएगा। ये घोषणा भारतीय जनता के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक जीत के रूप में देखी गई। इस निर्णय के अनुसार बंगाल को फिर से एकीकृत कर दिया गया। हालांकि प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत बिहार और ओडिशा को अलग प्रांत बना दिया गया, लेकिन 1905 में किया गया मूल विभाजन समाप्त हो गया। ये घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये पहली बार था जब व्यापक जन आंदोलन के दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को अपनी नीति बदलनी पड़ी। इसी घोषणा के साथ एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। ये परिवर्तन केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश शासन को लगता था कि राजधानी को बंगाल से हटाकर दिल्ली ले जाने से वहां के राजनीतिक दबाव को कम किया जा सकेगा। हालांकि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया, लेकिन इस घटना के प्रभाव बहुत दूर तक गए। इस आंदोलन ने भारतीय समाज को यह सिखाया कि संगठित और व्यापक जन आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी जा सकती है। स्वदेशी आंदोलन ने आर्थिक आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक जागरूकता जैसे विचारों को मजबूत किया। इस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व और रणनीति को भी प्रभावित किया। लोगों को यह समझ में आने लगा कि स्वतंत्रता के लिए केवल याचिकाएं और अपीलें पर्याप्त नहीं होंगी। इसके लिए व्यापक जन समर्थन, आर्थिक स्वावलंबन और राजनीतिक संगठन की आवश्यकता होगी। बंगाल विभाजन के विरोध ने कई नए नेताओं और विचारों को जन्म दिया। इस आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को अधिक सक्रिय और जन आधारित बना दिया। आने वाले वर्षों में यही ऊर्जा आगे चलकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में दिखाई देने लगी। इतिहासकारों के अनुसार बंगाल विभाजन की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे पहले राष्ट्रीय आंदोलन मुख्य रूप से शिक्षित वर्ग तक सीमित था, लेकिन इस घटना के बाद आम जनता भी राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बनने लगी। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का रूप दे दिया। इस प्रकार बंगाल विभाजन की कहानी केवल एक प्रशासनिक निर्णय और उसके विरोध की कहानी नहीं है। ये उस क्षण की कहानी है जब भारतीय समाज ने अपनी सामूहिक शक्ति को पहचाना और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संगठित संघर्ष का मार्ग अपनाया। आज भी भारतीय इतिहास में इस घटना को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। इसने ये सिद्ध कर दिया कि जब समाज एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अपने निर्णय बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। यही कारण है कि बंगाल विभाजन का आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणादायक घटनाओं में से एक माना जाता है।